कहते हैं ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। कहते हैं ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। मरुधरा के खास कार्यक्रम सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में बदलाव। मैं मोंटी राठौड़ और मेरे साथ मौजूद हैं शकुंतला जी टेलर, जो किशनगढ़ की निवासी हैं और सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र के अंदर अग्रणी काम कर कर आज इस मुकाम पर पहुंची है। शकुंतला जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। शकुंतला जी एक शिक्षिका भी हैं और एक लेखिका भी हैं। अपने लेखन के क्षेत्र में भी शकुंतला जी ने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे ऐसे लेख शकुंतला जी के अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, जिससे समाज के क्षेत्र के अंदर महिला उत्थान के लिए एक अलग जगह है। शकुंतला जी, मरुधरा के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्ते। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले शकुंतला जी, मैं आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे दर्शक आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई और आप किशनगढ़ के अंदर आपका पीहर है या ससुराल है? सर, हमारी स्कूली शिक्षा एक जयपुर के अंदर श्योपुर गांव है। हमारी प्राइमरी शिक्षा या ये समझ लीजिए 8 तक की शिक्षा हमारी वहाँ से हुई थी। फिर उसके बाद हमने सांगानेर स्कूल से जयपुर में पढ़ाई करी है और जयपुर में हमारा पीहर है और किशनगढ़ में हमारी ससुराल है। और जो श्योपुर में हमने पढ़ाई करी थी तो वहाँ से हमने पढ़ाई के साथ संस्कार लिए थे, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी और वहीं से मैं जो संस्कार जिसके बोलते हैं वो वहीं से शुरुआत हुई। जी। श्योपुर जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है। एक छोटे से गांव के से शिक्षा लेकर आज आप एक शिक्षिका के पद पे हैं। इस बीच का ये जो आपका जीवन का संघर्ष रहा, क्योंकि आपके ज़माने में महिला को शिक्षा लेना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, एक जद्दोजहद हुआ करती थी जीवन में कि एक महिला, एक लड़की को शिक्षा लेना। हाँ सर, पहले हमारे टाइम में क्योंकि वो लड़कियों को इतना आसानी से पढ़ने नहीं दिया जाता था और पारिवारिक स्थितियाँ भी ऐसी होती थी कि संपन्न नहीं होते थे, तो पढ़ाई के लिए संघर्ष तो करना पड़ता था। फिर हमारे घर में एक सिलाई का काम रहता था, तो हम लोग सिलाई के काम में ज़्यादा उलझ जाया करते थे। लेकिन सिलाई भी हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि हमने कुछ सीखा है, कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। जैसे लेडी जेंट्स हमें सिलाई करना सीख गए। पढ़ाई में हमारे टीचर्स का सबसे बड़ी बात है, हमारे बड़े भाई का रोल बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने हमें पढ़ाई के लिए फुल सपोर्ट किया। उसके बाद हमने जैसे वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन को के बाद हम जैसे सांगानेर स्कूल के अंदर सेकेंडरी से लेकर 12th तक हमने की, तो वहाँ पे हमारे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। हमारी एक मैडम है स्वाति भटनागर, उन्होंने जैसे हमको पढ़ने के लिए, हमने 11th 10th पढ़ के पढ़ाई छूट गई थी, तो 11th में मैडम ने कहा कि नहीं शकुंतला, तुम्हें पढ़ना है। उन्होंने उस टाइम हमें बहुत सपोर्ट किया। आज उन मैडम की वजह से और हमारे भैया वगैरह ने इतना सपोर्ट किया कि गरीबी के अंदर भी हमें पढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। गरीबी में भी उन्होंने हमारी पढ़ाई नहीं छुड़ाई, तो हमने 12वीं तक पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जैसे प्राइवेट पढ़ाई करी जी। फिर एसटीसी करी, तो एक आज एसटीसी के बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग बाड़मेर जैसे ज़िले में हो गई। जी जी। बाड़मेर ज़िला बहुत बैकवर्ड इलाका रहा माना जाता है उसको भौगोलिक व्यवस्था से जी। वैसे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, मन के बहुत धनी हैं जी। तो लेकिन भौगोलिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी ऐसी है कि वहाँ पे कोई भी नौकरी करने से कतराता है जी। जहाँ हमारी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी वह एक छोटे से गांव से भी 5 किलोमीटर इंटीरियर में था जी। इतना इंटीरियर में था कि आपको पैदल चलने के लिए पैदल चलने के लिए आप सक्षम नहीं हो पाते, इतने रेत के दौरे हुआ करते हैं वहाँ पे जी। और आज भी वहाँ पे इसी तरह से रेत के दौरे हुए। वो हमारा फर्स्ट स्कूल था ढाको की ढाणी जी। उसमें हमने 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना, मतलब बहुत एक चुनौती थी उस टाइम जी। संघर्ष यानी बचपन से लेके जब आपने आपकी पहली ज्वाइनिंग ली और बाड़मेर के अंदर आपका पहली आपकी जो पोस्टिंग हुई, वहाँ भी संघर्ष, जीवन का संघर्ष आपका रहा, जैसा अभी आपने कार्यक्रम के दौरान बताया कि बचपन से ही संघर्ष रहा। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही आपकी और आज परिवार की स्थिति कैसी है? पारिवारिक, हमारे मम्मी पापा दोनों ही बीमार थे। मम्मी को हमारी गठिया थी,
हमारी मम्मी खुद का काम भी नहीं कर पाते थे। जैसे हमारे घर में जो घर का जो ज़्यादातर काम होता था वो हमारे बड़े भैया और हम लोग करते थे। मम्मी करती थी लेकिन मम्मी की शरीर से वो इतना ठीक नहीं थी कि वो काम कर पाए, लेकिन फिर भी वो सिलाई का काम खूब करती थी। हम सबको उसने सिलाई सिखाई थी, सब बहन भाइयों को हमें सिलाई करना आता है। हमारे 2 भैया हैं और 3 हम सिस्टर्स हैं। इसके अलावा आज की तारीख में बहुत अच्छा भगवान की दया से लंबा पूरा अच्छा परिवार है। मम्मी हमारी शादी के बाद ही मम्मी और पापा दोनों एक्सपायर हो गए थे, लेकिन पढ़ाई से लेके और शादी तक की जितनी भी जिम्मेदारी होती है या अब जो भी जिम्मेदारियां हमारे प्रति चलती है वो हमारे भैया इतना अच्छा से निभाते कि शायद वो उनके खुद की बेटी होती तो भी वो उसका इतना नहीं निभा पाते, उतना उसको प्यार नहीं दे पाते जितना कि वो एक भाई होने के बाद एक माँ वाला रोल हमारे लिए निभाते हैं। जी शकुंतला जी, अभी वर्तमान में आपकी कहाँ पोस्टिंग है और वर्तमान में अभी जैसा आपने बताया कोरोना का जो समय रहा, वैश्विक महामारी कोरोना, उसके अंदर भी आपने सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? सर, कोरोना एक ऐसा रहा कि जैसे हम बीमारी से जूझ के आए थे, क्योंकि हम कैंसर पेशेंट है। हमें 2007 से लेके अब तक मतलब कैंसर है। तो बीमार जब हुए थे तो बीमारी की स्थिति ये हो गई थी कि समझ नहीं पाए थे कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई थी कि अब हम करें क्या, क्योंकि उस टाइम हमारी बेटियां बहुत छोटी थी। जी। छोटी बेटी 3 साल की थी। तो बेटियां सबसे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन डर ये लगता है कि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। इलाज के लिए भी एक पूर्ण रूप से हमारे पास पैसा नहीं था जी। लेकिन उस दौरान हमारे भाई ने हमारी बहुत मदद करी। सबसे बड़ी बात है, भाई ने अगर हमारी सेवा करी या हमारा ध्यान रखा तो वो उसका ब्लड रिलेशन था, उसको करना पड़ता जी। ससुराल वालों ने भी जैसे हमारा कोई ध्यान रखा या हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी निभाई तो वो भी उनकी जिम्मेदारी हम बनते थे जी। लेकिन क्योंकि हमारी भाभी जो पराई घर से आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर हमारा ध्यान रखा। वो पराई होते हुए भी उसने वो सेवा या वो ध्यान हमारा रखा कि हम उसको जिंदगी नहीं भूल सकते जी। वो हमारी बड़ी भाभी ने भले हमारा कन्यादान लेके हमारी शादी करी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सेवा मन से करी है और हमारा ध्यान रखा था, तो हम भूल नहीं सकते। उसके बाद जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ जी, एक्सीडेंट के अंदर हमें काफ़ी 2007 में आपको कैंसर की बीमारी हुई। कैंसर जैसी महामारी से आप जूझकर आज इतना बड़ा संघर्ष करके आप इस मुकाम पर आज पहुंची हैं। उसके बाद एक एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना भी आपके जीवन में हुई। एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे को कान के जैसे पर्दे वगैरह फट गए तो हमारी हियरिंग लॉस हो गई। इसके अलावा हमारे दांत फ्रैक्चर हो गए तो वो ट्रीटमेंट चला जी। बहुत परेशान हो गए थे हम। उस टाइम भी हमारा एक ऑपरेशन वापस कान का हुआ तो उस टाइम भी हमारी भाभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। ससुराल वालों ने भी ध्यान रखा, लेकिन भाभी पराई होते हुए भी हमारी अपनी बन गई जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी भगवान के रूप में देखा जाए आपके भाई के बाद में, तो आपकी भाभी का आप हमारे चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप दर्शकों को आपकी भाभी का नाम बताना चाहेंगे, क्योंकि इतनी यानी माँ के रूप में, एक देवी के रूप में जिन्होंने आपकी सेवा की। हाँ, हमारी भाभी का नाम है मंजू टेलर। वो हमें ही नहीं, वो पूरे परिवार का ही ध्यान रखती है। वो छोटे भाई का भी ध्यान रखती है, वो बाकी और सारे परिवार के मेंबर्स का सबका ध्यान रखती है। वो केवल एक हमारा ध्यान नहीं रखती, पूरे परिवार उसके लिए जुड़ा हुआ है जी। मैं भी मरुधरा की तरफ से मंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एक नया जीवन शकुंतला जी को दिया है और आप उस सम्मान की अधिकारिणी हैं। आज मरुधरा के मंच के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जी। उसके बाद एक्सीडेंट, शकुंतला जी एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ? जैसे आपने बताया कि आपके दांत भी फ्रैक्चर हो गए थे और कान में भी आपके प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये दुर्घटना कैसे हुई जीवन में? एक्चुअल में हम अजमेर आए थे, हमारे चाचा ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हम बाइक से हमारे हस्बैंड के साथ किशनगढ़ जा रहे थे, तो रास्ते में ही बाइक थोड़ी पलट गई, तो कुत्ता उसका शायद सामने आ गया। नाइट का टाइम था तो उस टाइम हम गिर गए थे। गिरने के बाद 3 दिन तक तो हमें होश नहीं आया था, पता ही नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसके बाद देखे तो ऐसा लगा कि मतलब सब कुछ ऐसे दिमाग से ऐसे हो गया था कि सुन पड़ा जैसे। तो फिर उस एक्सीडेंट में भी हमें परेशानी हुई। तो मतलब संघर्ष तो चलता रहा है लाइफ में, संघर्ष, लेकिन संघर्ष का प्लस पॉइंट ये रहा कि जैसे जैसे संघर्ष आया वैसे वैसे हम मजबूत होके गए जी। संघर्ष से कुछ सीखने को मिला, परायों की पहचान हो गई जी।
अभी वर्तमान में शकुंतला जी आपने सामाजिक सरोकार का जो काम किया है, जैसा हमें पता लगा कि कोरोना टाइम पीरियड में, तो वो योगदान, वो सब करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये तो कोई ईश्वर का ही संकेत रहा था कि सुबह किसी ने 4 बजे उठाया और कहा कि नहीं तुम्हें ये काम करना है। क्योंकि हमने सिलाई तो बचपन से ही करना सीख गए थे सिलाई तो, लेकिन कितनी भी हमने पियर में भी सिलाई करी, ससुराल में भी सिलाई करी, लेकिन किसी का मतलब ये नहीं मिला कि यार तुमने अच्छा किया। इसका रीज़न ये भी रखा, जब तक पहले सिलाई करते थे तो हमें उससे आर्थिक सपोर्ट मिलता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। लेकिन अब जो काम किया था तो ऐसा लगा कि ये अपन जब बीमार हुए तो अपन को भी किसी ने सपोर्ट किया होगा। जैसे बाड़मेर के लोगों के बीच में बीमारी के दौरान हम रह के आए थे, जी। तो उन लोगों ने हमें जो उनसे बन पड़ता था वो कहते थे मैडम हम आपकी मदद करेंगे। जैसे सर्विस रिकॉर्ड भी हमारा अच्छा रखा। तो यही सोच के हमने कोरोना के अंदर ये सोचा कि अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन खानदानी दर्जी हैं, सिलाई करना अपन को आता है, तो अपने मास्क बना के बांटना शुरू कर दिया। शुरू में हमने नहीं सोचा था कि हम 26-27 हज़ार मास्क बांट देंगे, लेकिन शायद कोई सपोर्ट रहा होगा कि वो मास्क कब बनते गए, कैसे बनते गए और बांटते चले गए। सबने हमारा थोड़ा डांटा भी था कि तुम कोरोना के दौरान बाहर निकल रही हो, कोरोना अपने साथ लेके आ जाओगी और परिवार को भी इससे तकलीफ होगी। मतलब बीमारी ऐसी है कि अपन सबको ये तकलीफ होती है। लेकिन ये कहा कि हमने शुरुआत कर दी कुछ। हमने जैसे घर पे मास्क सुबह हम 6 बजे से बनाना शुरू करते थे जी। बीच में नहाना धोना अपना काम कर लेते थे। रात को 10 से 11 बजे तक हम मास्क बनाते रहते थे। मास्क बनाने से हमारे पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमारे हाथ में सोलिंग भी आ जाती है कैंसर की वजह से जी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमने 5 लेडीज और 2 जेंट्स को हमने मास्क सिलने के लिए रखा था जी। उन्हें हम घर पे देते थे, वो सिल के लाते हमें देते थे। आपने शकुंतला जी कोरोना का जो ये कोरोना काल रहा, इसमें लगभग जैसा आपने बताया कि 26 से 27 हज़ार मास्क का वितरण अपने स्तर पे किया है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ़ है कि आपने खुद इतने असक्षम होते हुए, शारीरिक तौर पर आपको कैंसर भी है, आपके एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, उसके बाद भी आपने महत्वपूर्ण काम किया कोरोना जैसे संकट के अंदर, लोगों को मास्क की व्यवस्था करवाई। इसके अंदर आपके परिवार का कितना सहयोग आपको रहा, आपके ससुराल पक्ष की ओर से कितना सहयोग रहा? परिवार के अंदर जो हमारी बेटी है वो नीट की तैयारी कर रही थी, उसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ के थोड़ा हमें सपोर्ट किया और वो जैसे किचन का काम संभालती थी। दोनों बेटियां, साहब भी हमारा संभालते थे किचन का काम या घर का काम, तो हमें मास्क सिलने के लिए फुल टाइम मिला। और शायद ये रहा कि हम खुद अपने आप में पक्के हो गए थे कि नहीं, काम करना है, मास्क सिलना है, ये घर का काम तो चलता रहता है जी। और उस घर के काम को हमने थोड़ी कम इम्पोर्टेंस दी। हमने मास्क पे इतना ध्यान दे लिया क्योंकि वो जब बढ़ते हाथ होते थे लोगों को मास्क लेने के लिए, तो जब हम सिलाई करते थे ना तो वो हाथ हमारे सामने घूमते थे कि हमें ये मास्क सिलकर देने ही हैं। तो इतना व्यस्त कर लिया खुद को कि हमें कोई होश ही नहीं रहा था। परिवार के लोगों में बाकी ये कि साहब ने थोड़ा सा चलो मदद करी, बाकी ससुराल पक्ष के लोगों ने इतनी नहीं करी। आपकी बीमारी के समय आप जब संघर्ष कर रहे थे जीवन में बीमारी से, उस समय आपके परिवार में से, ससुराल पक्ष में से किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा? उस समय वो दिन हमें याद आते हैं कि उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते कि परिवार के अंदर परिवार इसलिए बनाया जाता है, ससुराल का परिवार इसलिए होता है कि आपके पास अगर कोई बुरा वक्त आता है तो आप सपोर्ट करें। हम उस परिवार की बहुत ही साथ फेरे खा के उस परिवार में आए थे, परंतु हमारी जो सासू माँ थी उसने हमें उस टाइम छोड़ा जब हमें उसकी सख्त ज़रूरत थी। हमें बीमारी के नाम पे उसकी मदद की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम हमें छोड़ दिया। वो चाहती थी कि हम उन घर से ट्वीट कर ले, अलग हो जाए। वो किसी भी कंडीशन में हमें अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। इसका रीज़न शायद एक तो ये भी रहा कि हमारे 2 बेटियाँ थी, हमारे परिवार में बेटा हुआ ही नहीं था। और दूसरा रीज़न ये भी रहा कि हम कैंसर पेशेंट थे, तो उनके लग रहा था कि ये तो अब बेकार हो चुकी है जी। तो वो इसी कारण हमारे साहब को भी मिसगाइड करती रही और साहब थोड़े से बोले पड़ते थे तो उन्होंने भी मम्मी का ही ध्यान दिया। और हमारी मतलब बीमारी के दौरान हमारा ससुराल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उन्होंने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। साहब ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, वो हम उनसे ज़बरदस्ती करवाना पड़ता था, लेना पड़ता था उनसे सपोर्ट जी, क्योंकि रहना था परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहना था, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमने भी किए थे।
बिल्कुल। शकुंतला जी, लेखन के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अग्रणी रहकर लेखन का काम करते हैं। ऐसे आपकी कोई कविता या लेख जो आपको हमेशा याद रहता हो और आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हो, जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? हमने सबसे बड़ी तो ये था कि जब भी हमें कोई तोड़ता है तो हमारा साथ ईश्वर देता है। हमारा साथ एक ईश्वर देता है, जब भी तोड़ोगे तो आप सब भूल जाओ, लेकिन ईश्वर पे विश्वास रखो कि वो आपके साथ खड़ा है। किस रूप में खड़ा है, कैसे खड़ा है, वो आपको देखना पड़ता है कि कैसे खड़ा है। ईश्वर साथ देता है। दूसरी बात, हमें ये भी मानते हैं कि हमने एक आर्टिकल लिखा था कि एक दूजे बिन हम अधूरे, कि हम महिलाएं क्या होती है, अगर थोड़ा सा कुछ कर लेती हैं, कुछ कर लेती हैं, तो वो अपने आप को ही समझने लग जाती है कि नहीं, अब हम अकेले हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। साथ तो हमें किसी का चाहिए ही होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिला पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष महिला के बिना अधूरा है। हमें साथ तो लेके ही चलना है। दूसरा, हमने एक लिखा था जैसे वृद्धाश्रम, तो वृद्धाश्रम एक ज़िंदगी भर का एक व्यक्ति तजुर्बा लेके और फिर उसे अपन रिटायर के नाम पे उसे घर के कोने में बिठा दिया जाए, तो ये बहुत गलत होता है जी। साथ ही बुजुर्गों को भी ये समझना चाहिए कि नई पीढ़ी के साथ भी एडजस्ट करके चलें। जी। शकुंतला जी, आपने इतने सारे सामाजिक सरोकार के काम किए हैं, अभी तक आपको कौन कौन से सम्मान कहाँ कहाँ से मिले हैं? हमें किशनगढ़ में जैसे हमें काफ़ी सम्मान मिले, जैसे हमारे सांसद महोदय श्री भागीरथ जी चौधरी ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया। हमारे किशनगढ़ के माननीय विधायक महोदय ने हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उपखंड अधिकारी जो पूर्व देवेंद्र जी कुमार थे, उन्होंने भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। किशनगढ़ के वाईएन हॉस्पिटल से पीएम अशोक जी जैन ने हमें सम्मान दिया। इसके अलावा नागरिक दास संस्थान है, उन्होंने भी हमें बाकायदा अच्छे से सम्मानित किया है। किशनगढ़ के आयुक्त महोदय पूर्व जो जब उनका अभी ट्रांसफ़र हो चुका है, विकास जी कुमावत, उन्होंने भी हमें प्रशस्ति पत्र दिया है। और हमारे आसपास के जैसे स्कूल से हमारे पीयू वगैरह लगते हैं, इन्होंने भी हमें सम्मान दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया से हमें काफ़ी लोगों ने हमारे काम को मोटिवेट किया था जी। काफ़ी लोगों ने इसके अलावा पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं अपने बेणी गोपाल जी व्यास, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट किया था। साथ ही अखिल राज्य एकीकृत महासंघ से जिला कलेक्टर महोदय ने और उप जिला कलेक्टर महोदय ने श्री प्रकाश जी पुरोहित और कैलाश जी शर्मा ने हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था कोरोना योद्धा के रूप में, और उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे काम को सराहा। शकुंतला जी, ये सब करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतना सब कुछ सामाजिक सरोकार के लिए करना, आगे बढ़ना, ये रुचि, ये प्रेरणा, ये मार्गदर्शन आपको किसका मिला कि आज आप इस मुकाम पे पहुंची हैं? ये सबसे बड़ा हमें मार्गदर्शन मिला हमारी तकलीफ़ों से, हमारी परेशानियों से। जब हमने देखा था कि हमें ससुराल पक्ष में दूध में मक्खी के जैसे निकालते, उस तरह से हमें निकाल दिया गया था जी, बिल्कुल अलग कर दिया था। हम रोते थे अकेले रात में कि यार हमने सबका अच्छा चाहा, फिर क्या है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो ऐसे करते करते हमने मतलब स्ट्रगल किया। फिर दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ का फंडा एक ये रहा है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है जी। तो हर चीज़ हमने छीन छीन के ही किया। तो जब बीमार हुए थे तो ये लगा था कि नहीं यार, हमें किसी ने सपोर्ट किया तो आज हमें भी करना है, और मास्क सिलना हमने शुरू कर दिया था। तब से सबसे पहले मीडिया के लोगों ने हमें मोटिवेट किया। जैसे जैसे हम कुछ काम करते, मीडिया हमें सपोर्ट करती, तो उस काम से करने से हमारी हौसला अफजाई होती, अच्छा लगता है। जैसे हमारे यहाँ के एक विकास जी टिंकर है, उन्होंने भी मतलब बहुत हौसला अफजाई किया, तो अच्छा लगा कि यार इस काम को अपन कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच भी रहा है और हमारे काम की सराहना हो रही है जी। तो ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि पीछे अगर आप काम करते, कोई इतना सा कह देता नहीं आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो मोटिवेशन मिलता है, उस काम को करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है जी। शकुंतला जी, ऐसे आपके जीवन की कोई बात या आपके जीवन की ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा वाक्या जो आज तक आपने किसी के साथ साझा ना किया हो, मगर आज आप मरुधरा के मंच पे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, ऐसे आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई बात? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़िंदगी में एक व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे आप तकलीफ़ में जाके उसके साथ रो सके, उसको कह सके, उसको बता सके।
और वो ज़रूरी नहीं होता कि आपका फैमिली मेम्बर ही हो, वो ज़रूरी नहीं होता आपका दोस्त हो, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमारी लाइफ में भी हमारे भाई है, जिन्हें हम तकलीफ़ में, दुख तकलीफ़ में हर जगह जाके उनके साथ खड़े हो जाते हैं, बता देते हैं। और हम सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि महिलाओं को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। जब महिलाएं हार मान जाती है, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को तो छीनना पड़ता है। कहीं भी आप देख लो, चाहे आप बस के अंदर ही सफ़र कर रहे हो, वहाँ भी अगर आपको ये लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि 3 की सीट पे कई बार 2 सवारी बैठी होती है लेकिन नहीं मिलते, तो सीट तो हमको छीननी पड़ेगी, अधिकार तो मांगने पड़ेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें दूसरे की तकलीफ़ को कम नहीं समझना चाहिए, और अगर अंदर खुद के अंदर कभी अभिमान आना लगे, ज़रा सा भी कभी खुद के अंदर थोड़ा सा अभिमान आने लगे, तो हमें एक बार हॉस्पिटल की तरफ चक्कर लगा लेना चाहिए। वहाँ न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि अपने से भी ज़्यादा बीमार हैं। जैसे हम मानते हैं कि आज हम कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के क्या नहीं है। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आए थे तो हमको रोना आया था कि आज हमारे एक ब्रेस्ट रिमूव हो चुका है, लेकिन हमारे कंधे के नीचे हमारे भाई का हाथ था। तो जब हम थोड़े से निराश हुए तो उन्होंने बोला कि क्यों टेंशन ले रही है, देख लोगों के तो किसी के हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, तो फिज़िकल रूप से फिट तो दिख रही है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक समझाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या है जी, तो ये बहुत मायना रखता है। ये थे शकुंतला जी टेलर। शकुंतला जी, मरुधरा के खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।